हेलो दोस्तों, रोजाना अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और अपन रोजाना के समान ही आज भी शाम को समय इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और रेलवे और कितने प्रकार के पटवार वगैरह रेट में, इनमें सब में राजस्थान के साथ साथ में भारत का भूगोल भी जरूरी है और भारत के भूगोल से भी संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। उन्हीं उद्देश्यों को देखते हुए इस क्लास को मैंने शाम को समय आपके लिए स्टार्ट किया है। आप रोजाना इसको देखा करो, समझा करो बाय डायग्राम और नोट कर लिया करो। और कोई भी चीज़ समझने में नहीं आई कमेंट्स कर लिया करो। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उनका आंसर और सुधार करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अपन ने लिख दिया है कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और यहाँ लिख देता हूँ भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन। और भारत के भौतिक प्रदेशों में संपूर्ण भारत को अपन ने 5 भागों में बांट करके उसका डिवाइडेशन कर लिया है। प्रत्येक को एक एक करके अपन ने अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले अपन ने हिमालय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया, फिर विशाल मैदान के बारे में अध्ययन किया, फिर प्रायद्वीपीय पठार को अलग अलग भागों में बांट करके प्रत्येक को डायग्राम से विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आपने अगर क्लासें नहीं ली हो तो पिछले वीडियो की जो क्लासें हैं उनमें रिपीट करके और नोट कर लेना और समझ लेना। और पिछली इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लास चली थी अपने, जिसमें तटीय प्रदेश पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? तटीय भौतिक प्रदेश। तटीय प्रदेश, इस तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया है अपन ने। कितने भागों में? 2। कौन कौन से? पश्चिमी तटीय प्रदेश, जिसको अपन अरब सागरीय तटीय प्रदेश भी कह सकते हैं। यहाँ लिख देता हूं अरब सागरीय तटीय प्रदेश। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, अरब सागरीय तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय प्रदेश कर सकते हैं। और दूसरे नंबर का है अपने पूर्वी तटीय प्रदेश, जिसको अपन ने बंगाल की खाड़ी का तटीय प्रदेश भी इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तटीय प्रदेश को, भारत के तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। जिसे अपन छोटा सा मानचित्र बना करके समझते हैं। इस प्रकार से भारत का मानचित्र बनाया मैंने। और भारत के मानचित्र में ये पश्चिमी तटीय प्रदेश, जिसको अरब सागरीय पश्चिमी तटीय प्रदेश, और ये पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, पूर्वी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश को अपन ने
यहाँ से लगा करके और ये पूरा अध्ययन कर लिया है। और ये अरब सागरीय भाग से अलग होता है और पूर्वी तटीय जो प्रदेश है ये बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। तो इसे तटीय प्रदेश को पूर्वी तटीय प्रदेश या बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो तटीय संपूर्ण भारत के तटीय भौतिक प्रदेश को दो भागों में बांट करके अध्ययन किया। अपन ने पश्चिमी तटीय प्रदेश को अलग अलग भागों में बांट करके पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया है। इसका उत्तरी भाग जो गुजरात तट के रूप में जाना जाता है, कांडला के बारे में भी अध्ययन किया था। और दक्षिणी जो भाग है इसको जो तटीय प्रदेश है वह मालाबार तट के रूप में अध्ययन किया था। ठीक है, गुजरात तट और मालाबार तट और कोंकण तट और कर्नाटक तट, इस प्रकार से मतलब अलग अलग भागों में बांट करके इसका अपन ने अध्ययन कर लिया था पिछली क्लास में। इसी प्रकार से पूर्वी तट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पूर्वी तट का जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो गंगा का जो मुहाना है वहां से लेकर के और दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक इसका विस्तार है। यहाँ लिख देता हूँ विस्तार, इसको पूर्वी तटीय प्रदेश, यहाँ लिख देता हूँ विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गंगा के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिम तक इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, और क्या विशेषता है कि यहाँ पर पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार से बहती हुई पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। उन नदियों के द्वारा जो अपरदनात्मक पदार्थ और महीन बारीक मिट्टी के निक्षेप से बना हुआ मैदानी प्रदेश है। निर्माण, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ उपजाऊ मृदा से। ठीक है, नदियों के द्वारा निक्षेपित जो जलोढ़ मृदा का निक्षेप किया है इस तटीय क्षेत्र में, और ज्यादातर नदियों के द्वारा जो जमा किए गए अफवाह तंत्र है और जमा किए गए जो डेल्टाई भाग है उसके विस्तार से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी नदियों के द्वारा जमा किया गया डेल्टाई भाग है, तो कौन कौन सी नदियों के द्वारा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी, ये मुख्य नदियां हैं। और इनकी सहायक नदियां सहित ये नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई इस तटीय क्षेत्र में एक चौड़ी लंबी सकरी पट्टी के रूप में जलोढ़ मृदा का निक्षेप करती है और उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है।
तो ये एक उपजाऊ मैदानी भाग है और ये नदियां इसका निर्माण करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इनमें से कोई सी भी और दूसरी नदी को उठा करके पूछ ले कि इनमें से पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नहीं करती है, तो इस प्रकार से कोई सी भी नदी नर्मदा का नाम दे दे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में लास्ट में जब ये अपना भौतिक प्रदेश पूरे हो जाएंगे उसके बाद में किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं उन सबको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। आप तो इस तरीके का फैक्ट समझते हुए चलिए, स्टेप बाय स्टेप फैक्ट समझते हुए चले ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं है और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ना है। ज़्यादा लंबा और बड़ा जो क्लास है उसको नहीं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के रूप में, शॉर्ट तरीके के रूप में पढ़ते हुए चले और बाय डायग्राम पढ़ते चले, नोट करते चले। तो देखिए इस तटीय पूर्वी तटीय मैदान को इस प्रकार की ये नदियां मुख्य रूप से बनाती है। दूसरी बात है कि इसकी जो चौड़ाई है वह पश्चिमी तटीय से अधिक है। इसकी चौड़ाई पश्चिमी तट से अधिक है। कितनी है? 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, 80 से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है। और कहां से कहां तक है? गंगा के मुहाने से, उत्तर में गंगा का मुहाना है, वहां से लगाकर के दक्षिण में कुमारी अंतरिम तक, लास्ट तक, यहां तक है। ठीक है, अब इसको उत्तरी दिशा में, उत्तर की दिशा में इसको उत्तरी सरकार के रूप में जाना जाता है और दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। लिख लो ये भी। इसे उत्तर में उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तथा दक्षिण में कोरोमंडल, कोरोमंडल तट कहा जाता है। और समझ लो इस पूर्वी तटीय प्रदेश को उत्तर में उत्तरी सरकार के रूप में और दक्षिण में कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। ये लंबा और उनके नाम से सपाट होने के कारण इस तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक बंदरगाहों की कमी है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक बंदरगाह ज्यादा है, पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक बंदरगाह कम है। इसका क्या कारण है? क्योंकि ये क्षेत्र कटा फटा नहीं है, कम है। और दूसरी बात है कि नदियों के द्वारा इसके मुहाने पर डेल्टा का जमा हो जाता है, इसलिए इसके अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अध्ययन किया अपन ने पूर्वी तटीय प्रदेश का है। गंगा के मुहाने से दक्षिण में कुमारी तृतीय नदियों के द्वारा निक्षेपित उपजाऊ मिट्टी, इस प्रकार की नदियां गिरती है। इसकी चौड़ाई पश्चिमी तट से अधिक है। कितनी है? तो 80 से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है और बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। ये भी ध्यान रखना, भारत के पूर्वी तट है और बंगाल की खाड़ी से अलग होता है। इसे उत्तर में उत्तरी सरकार के रूप में और दक्षिण में कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण इस
पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश को छोटे छोटे उपभागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वी तट का वर्गीकरण। पूर्वी तट का वर्गीकरण कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पूर्वी तट का वर्गीकरण भी कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। उत्तर में इसको उत्कल का मैदान बोलते हैं। उत्कल का मैदान, उत्तर में इसको उत्कल का मैदान बोलते हैं। और इसके दक्षिण में चलते हैं तो इसको आंध्र तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। आंध्र तटीय मैदान यानी आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान। और दक्षिण में जो कुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है, जिसको तमिलनाडु का तटीय मैदान, तमिलनाडु का तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण इस पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान। अब देखो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सी विशेषता मिलती है। पहला नंबर का जो उत्कल का मैदान है, ये 400 किलोमीटर तक लंबा है और महानदी के ये उत्कल का मैदान उत्तर में महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में इसका विस्तार है। और दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर चिल्का झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में इसका विस्तार मिलता है और यहाँ पर चिल्का झील का निर्माण मिलता है। और इस उत्कल के मैदान के दक्षिण में इस उत्कल के दक्षिण में विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह आप तो जानते हैं, पिछली क्लास में भी बता देता मैंने कि भाई बंदरगाह क्या है। बंदरगाह एक शिप पोर्ट होता है, जो कि जहाँ से जहाज, पानी के जहाज़ों का माल उतारना और उनको लादने का कार्य होता है। तटीय अनुकूल जो भाग होता है और बड़े बड़े स्टीमर्स बने होते हैं, तो उसको बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। दूसरे नंबर का जो मैदानी भाग है, तो और विशेषता क्या है इसकी उत्कल के मैदान की, कि यहाँ पर जो विशाल चट्टान है,
यहाँ पर डॉल्फिन नामक विशाल चट्टान पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉल्फिन नामक विशाल चट्टान पाई जाती है। कौन से तट क्षेत्र में? उत्कल के तटीय क्षेत्र में। दूसरे नंबर का पढ़ते हैं आंध्र तटीय प्रदेश। ये दूसरा नंबर का आंध्र तटीय प्रदेश। तो इस उत्कल के दक्षिण में है, उत्कल के दक्षिण में इसका विस्तार है और इसकी रचना गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा से हुई है। ये उत्कल के दक्षिण में है। इसका जो निर्माण है कौन कौन सी नदियों के निक्षेप से हुआ है? गोदावरी और कृष्णा नदियों के, गोदावरी व कृष्णा, गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के निक्षेप से इस आंध्र तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। एक एक चीज को बिल्कुल स्लो स्पीड में बोलता चल रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे तो एक एक चीज को बोलता हुआ चल रहा हूँ मैं, आप नोट करते हुए चलना। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लिया करो, स्पेस बढ़ाकर, तो वो भी नजर आने लगेगा। और दूसरी विशेषता क्या है आंध्र तटीय प्रदेश की? तो इन दोनों नदियों के डेल्टा के मध्य एक कोलेरू झील स्थित है। नदी डेल्टा के मध्य एक कोलेरू झील स्थित है। ये ध्यान रखना, कोलेरू झील कहाँ पर है? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के मध्य भाग में एक कोलेरू झील, जो लेंगुन झील है, उसको कोलेरू झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खटखट की आवाज आ रही है तो कोई बात नहीं, ये पास में काम चल रहा है। और तीसरे नंबर की जो अंतिम तटीय भाग है उसको तमिलनाडु तट के रूप में जाना जाता है। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, ये तीसरे नंबर का तमिलनाडु तट। ठीक है, तमिलनाडु तट सबके दक्षिणी भाग में है और इस दक्षिणी भाग में पुलिकट झील के दक्षिण में कुमारी अंतरिम तक इसका पुलिकट झील से विस्तार, मैं लिख देता हूँ विस्तार, पुलिकट झील से कुमारी अंतरिम तक इसका विस्तार जो तटीय भाग मिलता है उसको तमिलनाडु तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रिपीट करके उसको कुछ लिख लेना। और इसकी जो लंबाई है
वो 675 किलोमीटर है। कितनी है? 675 किलोमीटर। और क्या विशेषता है इसकी? यहाँ पर कावेरी नदी से बना एक उपजाऊ मैदानी भाग है। ये तमिलनाडु वाला जो तटीय भाग है वह कौन सी नदी के निक्षेप से बना है? ये कावेरी नदी के डेल्टाई मृदा से बना उपजाऊ मैदानी भाग है, जिसको तमिलनाडु तट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने पूर्वी तटीय मैदान को सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा और संपूर्ण पूर्वी तटीय क्षेत्र को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन करके नहीं आता है। इनकी ही चीज़ों को एक एक चीज़ पर आप नोट करते जाना, समझना और डायग्राम से समझना। तो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वह इससे बाहर नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि आजकल मिड टर्म टेस्ट चल रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज बोली में भी मिड टर्म टेस्ट आज से स्टार्ट हो गया है। आज जो 18 दिसंबर है और कल भी 19 दिसंबर को हिंदी लिटरेचर का है। हिंदी लिटरेचर का सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ वाले जितने भी बच्चे हैं उनका असाइनमेंट टेस्ट जो मिड टर्म टेस्ट होता है उसमें उपस्थित होना अनिवार्य होता है। और अनुपस्थित होने पर आपके 30 नंबर का नुकसान हो सकता है। और विशेष जानकारी मैं अपने चैनल पर अलग से दे दूंगा, आप इसको देखते रहिए, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाते रहना। ठीक है, धन्यवाद।